राधे राधे। मतलब अगर कोई सोचे कि होली है तो जहन में सबसे पहले क्या आता है? आसमान से उड़ते हुए रंग या गुलाल? हाँ बिल्कुल, गुलाल और पानी। लेकिन जरा कल्पना कीजिए कि आसमान से सिर्फ रंग नहीं उड़ रहे, बल्कि हवा में तेल पिलाई हुई मजबूत बांस की लाठियां लहरा रही हैं। और उन लाठियों की मार से बचने के लिए लोग चमड़े की मोटी ढालों का इस्तेमाल कर रहे हैं। एकदम सही। ये सुनकर किसी को भी लग सकता है कि ये किसी युद्ध के मैदान का दृश्य है। लेकिन आज की इस गहन चर्चा में हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो कोई युद्ध नहीं है, बल्कि दुनिया का सबसे अनोखा और पूरी तरह से प्रेम पर आधारित उत्सव है। जी, और ये ब्रज की विश्व प्रसिद्ध लट्ठमार होली है। बिल्कुल। तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम इसी लट्ठमार होली के हर एक पहलू को खंगालेंगे। 27 फरवरी 2026 से शुरू होने वाले इसके मुख्य आयोजनों पर बात करेंगे और साथ ही इस 40 दिनों तक चलने वाले महाउत्सव की ऐतिहासिक जड़ों, यहाँ की संगीत परंपराओं और ब्रज के उस खास सात्विक खानपान को समझने की कोशिश करेंगे। और इस चर्चा का उद्देश्य सिर्फ ये जानना नहीं है कि ये उत्सव कैसे मनाया जाता है, बल्कि ये समझना है कि कैसे लाठी और ढाल का ये प्राचीन खेल महिला सशक्तिकरण और पुरुषवादी अहंकार का प्रतीक है। हाँ, और साथ ही राधा कृष्ण के चंचल प्रेम का एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक पहलू भी है। तो शुरुआत करते हैं। राधे राधे। मुझे लगता है कि इस विषय की गहराई ही इसे इतना खास बनाती है। मतलब अक्सर जब होली का जिक्र होता है तो जहन में सिर्फ एक दिन का त्योहार आता है। सुबह रंग खिला और शाम तक सब सामान्य हो गया। हाँ, हम सब ऐसे ही तो मनाते हैं। लेकिन ब्रज क्षेत्र में प्रवेश करते ही समय और उत्सव के पैमाने पूरी तरह बदल जाते हैं। ये केवल कुछ घंटों का शारीरिक खेल नहीं है, ये एक पूरा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आंदोलन है जो हफ्तों तक चलता है। और इसे समझने के लिए हमें उन पौराणिक और मनोवैज्ञानिक परतों को उधेड़ना होगा जो सदियों से इस परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। अगर हम उन परतों की शुरुआत द्वापर युग से करें तो एक बहुत ही दिलचस्प कहानी मिलती है। हाँ, नंदगांव और बरसाना वाली कहानी। बिल्कुल, जहां नंदगांव के नटखट कृष्ण अपने सखाओं के साथ बरसाना पहुंच जाते थे, वहां जाके राधा और उनकी सखियों के साथ ठिठोली करना, उन्हें चिढ़ाना और फिर गोपियों का उन्हें लाठियों से खदेड़ना। ये पूरी कहानी हमने बचपन से सुनी है। जी, ये तो इस उत्सव की नींव है। लेकिन मेरे जहन में एक सवाल आता है कि उस एक पौराणिक घटना ने इतने विशाल 40 दिवसीय उत्सव का रूप कैसे ले लिया? इस सवाल का जवाब दरअसल ब्रज की ऋतुओं और वहां के आध्यात्मिक कैलेंडर में छुपा है। देखिए, ये उत्सव केवल एक दिन का इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये वसंत के आगमन का जश्न भी है। वसंत पंचमी के दिन से ही ब्रज में होली का ढांचा तैयार होने लगता है। अच्छा, मतलब वसंत पंचमी से ही शुरुआत हो जाती है। जी, पूरे 40 दिनों के इस कैनवास पर हर दिन एक नया रंग चढ़ता है। इसमें फुलेरा दूज का दिन सबसे अहम माना जाता है। फुलेरा दूज, इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से बात करते हैं। हाँ, तो ये फाल्गुन महीने का वो समय है जब मान्यता के अनुसार श्री कृष्ण ने रासेश्वरी राधा के साथ बसंती महारास किया था। इसी दिन से मंदिरों में भगवान की कमर में एक विशेष कपड़ा जिसे फेंटा कहते हैं वो बांधा जाता है। फेंटा बांधना यानी एक तरह से कमर कसना। बिल्कुल, फेंटा बांधना इस बात का प्रतीक है कि आराध्य अब खुद होली खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं और अब ये उत्सव अपने चरम की ओर बढ़ेगा। यानी भगवान खुद मैदान में उतर रहे हैं। ये बहुत ही खूबसूरत विचार है। इसी क्रम में लट्ठमार होली से ठीक पहले बरसाना के राधा रानी मंदिर में एक और दिलचस्प आयोजन होता है जिसे लड्डू मार होली कहते हैं। हाँ, ये बहुत ही अद्भुत दृश्य होता है। अक्सर होली में हमने रंग, पानी या फूलों का इस्तेमाल सुना है, लेकिन पुजारियों द्वारा भक्तों पर ऊपर से लड्डू बरसाने की ये परंपरा कैसे शुरू हुई और इसका असल महत्व क्या है? लड्डू मार होली दरअसल उस निमंत्रण का जश्न है जो नंदगांव से बरसाना आता है। निमंत्रण? कैसा निमंत्रण? देखिए, जब नंदगांव के हुरियारे यानी होली खेलने वाले पुरुष बरसाना में होली खेलने का निमंत्रण स्वीकार करते हैं तो उस खुशी में बरसाना के मंदिर में लड्डू बांटे जाते हैं। ओहो, तो ये एक तरह की स्वीकृति का जश्न है। बिल्कुल। और जब मंदिर के छज्जे से पुजारियों के हाथों से बेसन के मीठे लड्डू नीचे खड़े हजारों भक्तों की भीड़ पर गिरते हैं तो वो दृश्य बस देखते ही बनता है। भीड़ में हर हाथ उस एक लड्डू को लपकने के लिए हवा में उठता है। वो लड्डू तो फिर केवल एक मिठाई नहीं रह जाता होगा। एकदम सही, वो साक्षात दिव्य आशीर्वाद और जीवन में प्रचुरता का प्रतीक बन जाता है। इस दौरान पूरा मंदिर प्रांगण गुलाल के बादलों और राधे राधे के जयकारों से भर जाता है। उस ऊर्जा की तो बस कल्पना करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और इसी ऊर्जा के साथ अगले दिन असल लठमार होली का मंच सजता है।
27 फरवरी 2026 को बरसाना की गलियों में यही नज़ारा देखने को मिलेगा। हाँ, जहां नंदगांव के पुरुष राधा रानी मंदिर पर ध्वजा फहराने के मकसद से बरसाना आते हैं। हकीकत में देखें तो क्या सच में इसे सिर्फ एक खेल माना जा सकता है? मेरा मतलब है कि एक ऐसे ग्रामीण समाज में जहां अक्सर पितृसत्ता हावी रहती है, वहां महिलाओं का पुरुषों पर पूरी ताकत से लाठी चलाना, क्या ये पुरुषों के अहंकार को ठेस नहीं पहुंचाता? देखिए, ये इस पूरी परंपरा का सबसे जटिल और सबसे खूबसूरत पहलू है। बाहर से देखने पर बांस की लाठियों का चमड़े की ढाल पर पड़ने वाला वो ठकाठक शोर किसी को भी हिंसक लग सकता है। हाँ, पहली बार देखने वाले तो शायद डर ही जाएं। बिल्कुल डर सकते हैं, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही सख्त अनुशासन और नियम काम करते हैं। पुरुष आत्मरक्षा के लिए चमड़े की मजबूत ढालों का इस्तेमाल करते हैं और अपने सिर पर एक खास तरह की मोटी पगड़ी बांधते हैं जो किसी हेलमेट की तरह काम करती है। तो ये कोई अनियंत्रित लड़ाई नहीं है। एकदम नहीं। ये एक कला है कि कैसे लाठी के प्रहार को सही समय और सही कोण पर ढाल पर रोका जाए। और जहां तक आपने अहंकार की बात की, तो इस खेल का मुख्य उद्देश्य ही उस पुरुषवादी अहंकार को तोड़ना है। ये अहंकार टूटने वाली बात और भी दिलचस्प हो जाती है जब हम इस खेल के उस नियम को देखते हैं जहां अगर कोई हरियारा अपना बचाव नहीं कर पाता या पकड़ा जाता है तो उसे महिलाओं के कपड़े पहना दिए जाते हैं। हाँ, उसे महिलाओं के कपड़े पहनाकर सबके सामने नचाया जाता है और उससे हंसी मजाक किया जाता है। बिल्कुल। और यही वो क्षण है जहां पितृसत्तात्मक ढांचे का पूरी तरह से उल्टाव होता है। एक पुरुष का महिलाओं के कपड़े पहनकर नाचना, बिना किसी शर्म या झिझक के अपनी हार स्वीकार करना, यह पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। ये दिखाता है कि जब तक इंसान अपना अहंकार नहीं छोड़ता, वो ईश्वर के उस चंचल प्रेम का हिस्सा नहीं बन सकता। सही कहा। हार जीत से ज्यादा यहां साथ मिलकर हंसने की भावना है। और ये संतुलन अगले दिन नंदगांव में जाके पूरा होता है। अच्छा, अगले दिन नंदगांव में क्या होता है? अगले दिन बरसाना के पुरुष नंदगांव जाते हैं और वहां नंदगांव की महिलाएं उन पर लाठियां चलाती हैं। इस तरह दोनों गांवों के बीच एक बहुत ही गहरा, सम्मानजनक और प्यार भरा सामाजिक तानाबाना सदियों से कायम है। बहुत ही अद्भुत संतुलन है ये। अच्छा, इस सारे शारीरिक खेल, लाठियों की गूंज और भागदौड़ के बीच जो चीज इस पूरे माहौल को असल ऊर्जा देती है, वो है ब्रज का संगीत। ऐसा लगता है कि संगीत के बिना ब्रज की होली में कोई प्राणी नहीं है। संगीत तो ब्रज की आत्मा है। गलियों में गूंजने वाली रसिया गीतों की परंपरा के बारे में अगर बात की जाए, तो आज ब्रज में होली रे रसिया जैसे गीत सिर्फ भक्ति गीत नहीं लगते। उनमें एक अलग तरह की छेड़छाड़ और बेबाकी नजर आती है। रसिया गीतों की प्रकृति ही ऐसी है। ये गीत बहुत गंभीर या शांत भक्ति के लिए नहीं बने हैं। ये गीत राधा और कृष्ण के बीच होने वाले उस चंचल, छेड़छाड़ भरे और कभी-कभी ताने मारने वाले प्रेम को बयां करते हैं। ताने मारने वाला प्रेम यानी एक तरह की प्रेमपूर्ण शिकायत। बिल्कुल, प्रेमपूर्ण शिकायत। और इन गीतों को जो वाद्यंत्र संगीतबद्ध करते हैं, वे भी बहुत खास हैं। पारंपरिक वाद्यंत्रों जैसे बम्बा, जो कि एक बड़ा नगाड़ा होता है, ढप, मंजीरा और मृदंग की थाप जब एक साथ बजती है तो पूरे वातावरण में एक लय पैदा होती है। और वो लय सीधे इंसान की धड़कन के साथ जुड़ जाती है। बिल्कुल। और शायद इसी लय को और अधिक गहरा करने के लिए समाज गायन की परंपरा भी निभाई जाती है। जो लोग ब्रज की होली को सिर्फ हुड़दंग समझते हैं, उन्हें समाज गायन के बारे में जरूर जानना चाहिए। समाज गायन ब्रज की होली का वो ध्यान है जो इस पूरे शारीरिक उत्सव को एक आध्यात्मिक ऊंचाई देता है। ये कोई साधारण गायन नहीं है। तो ये कैसे अलग है? 40 दिनों के इस उत्सव के दौरान वल्लभ संप्रदाय और हरिदास संप्रदाय जैसे विभिन्न समूहों के भक्त मंदिरों के प्रांगण में एक साथ बैठते हैं। वहां रोजाना घंटों तक कीर्तन और धमार गायन होता है। और ये गायन शास्त्रीय रागों पर आधारित होता है ना? जी, शास्त्रीय रागों पर आधारित ये गायन दिन के समय और प्रहर के अनुसार बदलता है। जो श्रोता वहां घंटों बैठकर इसे सुनते हैं, वे एक तरह की समाधि में चले जाते हैं। ये हुड़दंग और शांति का एक अद्भुत संतुलन है। संगीत और संतुलन की इस चर्चा में ब्रज के कुछ बेहद अद्भुत और रोंगटे खड़े कर देने वाले अनुष्ठानों का जिक्र आना तो स्वाभाविक है। जैसे मधुबन के हुरंगा में जो चरकुला नृत्य होता है, उसके दृश्य किसी चमत्कार से कम नहीं लगते। चरकुला नृत्य सच में रोंगटे खड़े कर देता है। एक महिला द्वारा अपने सिर पर लकड़ी का एक विशाल पहिया रखना, जिस पर 108 या उससे भी अधिक जलते हुए दिए सजे हों,
और फिर उस भारी वजन के साथ घूंघट काढ़े हुए ढोल नगाड़ों की ताल पर नृत्य करना, ये शारीरिक और मानसिक संतुलन कैसे संभव हो पाता है? चरकुला नृत्य केवल अभ्यास का नतीजा नहीं है, ये गहरी आस्था का प्रदर्शन है। मान्यता है कि जब राधा रानी का जन्म हुआ था तो उनकी दादी ने खुशी के मारे अपने सिर पर रथ का पहिया रखकर नृत्य किया था। ओहो, तो उसी खुशी को आज तक जीवंत रखा गया है? बिल्कुल। नर्तकी का वह संतुलन, वो भारी पहिया और वो जलते हुए दिए, ये ब्रज की महिलाओं की उस आंतरिक शक्ति और एकाग्रता को दर्शाता है जो किसी भी बाहरी बाधा से विचलित नहीं होती। आस्था के ऐसे ही एक और चरम प्रदर्शन की बात करें तो फालन गांव का होलिका दहन याद आता है। होलिका दहन तो पूरे देश में होता है, लेकिन फालन गांव में ऐसा क्या होता है जो दुनिया भर से लोगों को अपनी ओर खींच लाता है? फालन गांव में होलिका दहन के दौरान पौराणिक कथा साक्षात जीवित हो उठती है। वहां होलिका दहन के दिन लकड़ियों और कंडों की एक बहुत ही विशाल होली सजाई जाती है। जी, मैंने सुना है कि वो बहुत बड़ी होती है। बहुत बड़ी। और जब आग की लपटें आसमान छूने लगती हैं और भयंकर गर्मी पैदा होती है, तब वहां का एक स्थानीय पुजारी जो हफ्तों से उपवास और ध्यान कर रहा होता है, वो नंगे पैर उस धधकती हुई आग के बीच से सुरक्षित निकल जाता है। नंगे पैर आग के बीच से, ये तो सीधे तौर पर भक्त प्रहलाद की उस अटूट आस्था की याद दिलाता है जिसे अग्नि भी नहीं जला पाई थी। बिल्कुल। उस वक्त वहां मौजूद हजारों लोगों की भीड़ एकदम शांत हो जाती है। यह दृश्य विज्ञान और तर्क की सीमाओं से परे शुद्ध विश्वास का एक बहुत ही शक्तिशाली उदाहरण है। इस अपार ऊर्जा, शारीरिक खेल, आध्यात्मिक गायन और रोंगटे खड़े कर देने वाले अनुष्ठानों के बाद शरीर को भी उसी ऊर्जा की जरूरत होती है जो ब्रज के खानपान में साफ दिखाई देती है। बिना अच्छे खानपान के तो ब्रज की होली अधूरी है। एकदम। सुबह सुबह गलियों में उड़ने वाली कचौड़ी, सब्जी और जलेबी की खुशबू, या दिन भर बिकने वाले तीखे स्नैक्स जैसे आलू टिक्की, दही भल्ला और पापड़ी चाट, इनका नाम लेते ही स्वाद कलिकाएं सक्रिय हो जाती हैं। पानी आ जाता है मुंह में। हाँ, लेकिन ब्रज का ये सारा भोजन मुख्य रूप से सात्विक होता है। बिना प्याज और लहसुन के ये गहरा स्वाद कैसे पैदा किया जाता है? सात्विक भोजन ब्रज की संस्कृति का मूल है, क्योंकि यह भगवान कृष्ण की भूमि मानी जाती है। पारंपरिक व्यंजनों में प्याज और लहसुन का प्रयोग पूरी तरह वर्जित होता है। इसके विकल्प के रूप में स्वाद और महक पैदा करने के लिए हींग का भरपूर उपयोग किया जाता है। हींग का तड़का तो वैसे भी खाने की जान होता है। जी, और हींग केवल स्वाद ही नहीं देती, बल्कि वह इस भारी खाने को पचाने में भी मदद करती है। मसालों का एक विशेष संतुलन, जैसे जीरा, धनिया, अदरक और हरी मिर्च का सटीक उपयोग, इन व्यंजनों को एक ऐसा तीखापन और स्वाद देता है जो प्याज लहसुन की कमी बिल्कुल महसूस नहीं होने देता। और जहाँ कृष्ण की भूमि हो वहाँ दूध, दही और माखन का जिक्र न हो, ये तो संभव ही नहीं है। यहाँ के डेयरी उत्पादों का तो पूरा एक अलग ही साम्राज्य है। ब्रज का पूरा इतिहास ही गायों और डेयरी से जुड़ा हुआ है। होली के समय इस क्षेत्र में केसरिया दूध, ठंडी गाढ़ी लस्सी और मट्ठा का सेवन अपने चरम पर होता है। और इतनी लाठियां खाने के बाद तो इसकी जरूरत पड़ती ही होगी। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सिर्फ स्वाद के लिए नहीं है, बल्कि लाठियां खाने और खेलने के बाद शरीर को जो ठंडक और ऊर्जा चाहिए वो इन्हीं से मिलती है। इसके अलावा मिठाइयों की जो लंबी फहरिस्त है, जैसे मलाई घेवर जो सीधा मुंह में जाते ही घुल जाता है, और मथुरा के विश्व प्रसिद्ध पेड़े, खुरचन और खीर मोहन। जी, ये सब साबित करते हैं कि ब्रज की होली केवल रंगों का नहीं बल्कि स्वाद का भी एक महोत्सव है। इस पूरी विस्तृत चर्चा से एक बात तो स्पष्ट है कि लठमार होली सिर्फ एक आनंद का मेला नहीं है। ये महिलाओं को समाज में मुखर होने का मंच देता है। ये पुरुषवादी अहंकार को घुटनों पर लाता है और ये सिखाता है कि भगवान के साथ रिश्ता हमेशा बहुत गंभीर या डरावा होना जरूरी नहीं है। वो एक सखा जैसा चंचल और प्रेमपूर्ण भी हो सकता है। बिल्कुल सही निष्कर्ष निकाला आपने। अगर 2026 में इस अद्भुत महाउत्सव को अपनी आंखों से देखने की योजना बन रही हो तो कुछ व्यवहारिक बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात समय की है। सुबह 5 से 6 बजे के बीच बरसाना पहुंचना सबसे सही रहता है। हाँ, क्योंकि भीड़ का आलम यह होता है कि देर से पहुंचने पर दर्शन तो दूर, खड़े होने की जगह भी नहीं मिलती। इसके अलावा सुरक्षा के लिहाज से कपड़ों का चयन भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस आयोजन के लिए हमेशा पूरी आस्तीन के सूती कपड़े पहनना ही उचित है। और सफेद रंग के कपड़ों पर होली के रंग सबसे अच्छे से खिलते हैं। पानी और रंग लगातार उड़ता रहता है, इसलिए मोबाइल फोन को एक अच्छी क्वालिटी के वाटरप्रूफ कवर में सुरक्षित रखना अनिवार्य है।
एक बहुत ही अहम नियम ये भी है कि इस पूरे क्षेत्र में ड्रोन उड़ाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। जी, सुरक्षा कारणों और अत्यधिक भीड़ के चलते भारी भरकम कैमरों पर भी पाबंदी होती है। इसलिए यादें संजोने के लिए केवल फोन के कैमरे पर ही निर्भर रहना पड़ता है। ठहरने के लिहाज से भी एक काम की सलाह है। बरसाना एक बहुत ही छोटा गांव है जहां इस दौरान लाखों की भीड़ उमड़ती है, इसलिए वहां रुकने की उचित सुविधाएं मिलना लगभग असंभव होता है। समझदारी इसी में है कि होटल मथुरा या वृंदावन में ही बुक किया जाए। हाँ, वहां से सुबह जल्दी गाड़ी लेकर बरसाना पहुंचा जा सकता है और दिन भर उत्सव का आनंद लेने के बाद शाम को सुरक्षित वापस लौटा जा सकता है। अत्यधिक भीड़ होने के कारण समूहों में यात्रा करना और किसी स्थानीय गाइड या व्यवस्थित टूर पैकेज की मदद लेना यात्रा को सुरक्षित और चिंता मुक्त बनाता है। ये सभी सावधानियां ये सुनिश्चित करती हैं कि बिना किसी शारीरिक या मानसिक परेशानी के इस सदियों पुरानी सांस्कृतिक धरोहर का पूरा आनंद लिया जा सके। लठमार होली के इतिहास, इसके दर्शन, संगीत और खान पान को गहराई से समझने के बाद एक ऐसा विचार है जिस पर गौर करना आज के समय में बहुत जरूरी लगता है। आज के आधुनिक समाज में तनाव, मानसिक अवसाद और रिश्तों में कड़वाहट बहुत तेजी से बढ़ रही है। ये तो आज के समय की कड़वी सच्चाई है। तो क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने अपनी भावनाओं, अपने गुस्से और अपनी शिकायतों को बाहर निकालने के ऐसे सामूहिक और सुरक्षित तरीके खो दिए हैं? शायद ब्रज की ये लठमार होली सिर्फ एक पौराणिक या आध्यात्मिक उत्सव नहीं है, बल्कि सदियों पुरानी एक बेहतरीन मनोवैज्ञानिक थेरेपी है। यह बहुत ही गहरा विचार है। एक ऐसा सुरक्षित दायरा जहां आप लड़ सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं, अपना अहंकार छोड़ सकते हैं और यह सब कुछ बिना किसी कड़वाहट के एक उत्सव और मुस्कुराहट के साथ कर सकते हैं। इस नजरिए से देखा जाए तो यह उत्सव एक बहुत ही बड़ा सामूहिक विरेचन है। यह सिखाता है कि नकारात्मक भावनाओं को अंदर दबाने के बजाय उन्हें प्रेम और खेल के माध्यम से बाहर निकालना मानसिक स्वास्थ्य और समाज दोनों के लिए कितना जरूरी है। इस विचार के साथ कि शायद रिश्तों को जीवंत बनाए रखने का सबसे बड़ा रहस्य इसी लाठी और ढाल के खेल में छिपा है, आज के इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगर इस चर्चा ने ब्रज की होली और इसके पीछे छिपे दर्शन को देखने का नजरिया बदला है तो हमें जरूर सपोर्ट करें। जी, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे उन लोगों के साथ साझा करें जिनके साथ जीवन में एक बार इस अद्भुत उत्सव का हिस्सा बनने की योजना बनाई जा सके। ज्ञान और संस्कृति के ऐसे ही अनछुए पहलुओं पर हमारी चर्चा आगे भी जारी रहेगी। हमेशा सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन में प्रेम के रंग बिखेरते रहिए। एक बार फिर पूरे प्रेम और आनंद के साथ राधे राधे। राधे राधे।